स्टार्ट हो गया। ठीक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो आज से हमको हमारा वो वाला जो सब्जेक्ट था हमारा पे साइंस टेक हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हमें पढ़ना है जनरल साइंस के बारे में। कुछ ही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, सिलेबस में बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें इसमें पढ़ाऊंगा जितना आपके सिलेबस में। ठीक है, 3 चीज में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। एक मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा पोषण, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरे में आपको पढ़ाऊंगा इसमें डिसीज यानी बीमारी आपको पढ़ाऊंगा बे। और तीसरा मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा एक लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस आपका पे जिसमें दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये वाला जो सेक्शन रहता है ना, मैं आपको थोड़ा इसमें ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक अगर थोड़ा सा अगर हम थोड़ा कुछ और पढ़ेंगे इसमें तो थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, इसमें रुधिर के बारे में। ठीक है, तो बस यही हमें यहाँ पे ये 3-4 टॉपिक जो हमें यहाँ पे इसमें पढ़ने हैं। इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका इससे बाहर इसमें आपका पेपर में भी आने वाला नहीं है। ठीक, चलो तो हम सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं पोषण पे। चलो फोन दे दीजिए। पोषण पे हम इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ये पोषण होता क्या है। पोषण होता क्या, देखा बे एक बात समझना आप में, हमारा जो ये शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए, ठीक है, एक तो मैं लिखा बे विभिन्न क्रियाएं करने के लिए हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये वो सो सब, ठीक है, विभिन्न क्रियाएं करने के लिए। इसके अलावा हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, हमारा शरीर बढ़ता भी है, ठीक है, वृद्धि करने के लिए, और हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर का डेवलपमेंट कैसे होगा, मानसिक विकास के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को, इन सब चीजों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। अब याद रखना सर, ये ऊर्जा कहां से आती है? ये ऊर्जा आती है हमें भोजन से। कहां से प्राप्त होती है? पे ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब हम भोजन करते हैं वहां से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि भोजन में क्या होते हैं, इसमें कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होते हैं? कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। ध्यान रखना, इन्हीं रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहते हैं। इन्हीं रासायनिक तत्वों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही पोषक तत्व कहा जाता है। और ये जो पोषक तत्व होते हैं, यही पोषक तत्व हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या आपको बेसिक बात पसंद आ गई है? मैंने बोला सर ये पोषण क्या होता है, हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन में कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं और यहीं से हमको पोषण प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सर ये कौन कौन से 3 भाग हैं? आपको ऐसा कर लेना है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 1, 2 और ये 3 भाग बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए बे, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पहले कौन से हो जाएंगे? ऊर्जा प्रदान करने वाले हो जाएंगे पहले। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर की जब लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, वृद्धि, ठीक है, और विकास, यानी कि जो मानसिक विकास हमारा होता है, सोचने समझने की क्षमता, वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए, कहीं पे कट फट गया ऐसा कुछ, उसके लिए। ठीक है, तो दूसरे तरह में कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, हम सीधा लिखते हैं हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत मैं कह सकता हूं, इसके लिए क्या होते हैं? जो कारगर होते हैं। ठीक है, पहले कौन से होते हैं? जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे निर्माण व मरम्मत, ठीक है, इसके लिए जो काम करते हैं दूसरे हमारे होते हैं। और तीसरे तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को बाहरी विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो तीसरे प्रकार कौन सा होता है?
रोगों से बचाने वाले, रोगों से, ठीक है, बचाने वाले, ठीक है। तो तीन तरह के क्या होता है हमारे पोषक तत्व होते हैं, रोगों से रक्षा करने वाले, बचाने वाले। अब बात यह है सर कौन से पोषक तत्व हमारी ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखना ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। नाम है कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है हमारे शरीर में। याद रखना लगभग 55 से 65% तक हमारे शरीर में 55 से 65% तक जो ऊर्जा हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। क्या सर केवल इससे ऊर्जा मिलती है? नहीं, एक और आइटम होता है, इसे हम कहते हैं वसा। ये लगभग 20 से 30% हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वसा। इसे लिपिड भी कहा जाता है। बेसिकली ये है चिकनाई, ठीक है। कोई भी चिकनी चीज होती है उसे आप वसा कह सकते हैं या उससे वसा मिलती है, ठीक है। अब चिकनी चीज का मतलब ये नहीं कि जिसमें हम फिसल पट्टी खेल रहे हैं, ठीक है। अभी समझाता हूं, आगे सारी बात करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। अब देखिए आप शरीर का निर्माण करने वाले, कौन से होते हैं? इसमें आपका मेन होता है प्रोटीन। मेन कौन सा होता है इसमें? आपका प्रोटीन होता है, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है आपका जल। हमारे शरीर का ज्यादातर भाग किससे पे जल और प्रोटीन से बना होता है। तो ये दो प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर में किसका निर्माण कार्य और मरम्मत के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए रोगों से बचाने के लिए भी दो पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहला एक होता है आपका विटामिन। कौन सा? आपका विटामिन होते हैं, विटामिन। और दूसरे आपके इसमें होते हैं खनिज लवण, मिनरल बोलते हैं, ठीक है। खनिज लवण यानी कि मिनरल। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी का? आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, चलो, ठीक है। तो पहले भाई ये कौन से वाले हैं ऊर्जा देने वाले? कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, वसा। सीधे सीधे अगर क्वेश्चन यहां से सीधा भाई निम्न में से कौन हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स है तो देख लेना। कौन हमारे शरीर में मरम्मत और निर्माण के लिए कारगर है? देख लेना, ठीक है। कौन हमारे शरीर में बाहरी रोगों से बचाता है? विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। अगर सीधे से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अब देखो समझते हैं, अब एक एक करके हम तो पढ़ के चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आपको एक एक करके पढ़ना है। हेडिंग आप लिख लो, फटाफट से लिख लो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। हमारे टोटल यहाँ पे दो चार। सबसे पहले आप लिखो कार्बोहाइड्रेट। पहले आपका कार्बोहाइड्रेट आपको लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह है कि ऐसा पोषक तत्व जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सर कितने कितने अणु होते हैं इसमें? ध्यान रखना, इसमें कार्बन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन का इसमें दो अणु होते हैं, ऑक्सीजन का इसमें एक अणु होता है। यानी कि ऐसा पोषक तत्व जिसमें 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। एक बात समझो, देखा पे भाई इसमें कितने आइटम है? 1 2 3। अब किसी में भी अगर 2 से ज्यादा आइटम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जुड़ के बना होगा, जाहिर सी बात है, उसे हम कहते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे यौगिक कहते हैं। अब ये जो यौगिक है, देखिए ये जो यौगिक है इसमें मेन तत्व कौन सा है? कार्बन। मेन तत्व कौन सा है? कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसका पे? कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब सर कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। क्या आपको बात समझ आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चले
दूसरी बात हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, भाई ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर पे ऊर्जा प्रदान करता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहां से है, कहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, अभी तो बताया था, भोजन से कह लो या फिर कह लो आहार से, आहार या भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। एक बात मैंने अभी आपको और बताई थी, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उसमें 55 से लेकर के, ठीक है, 55 से लेकर के 65% जो योगदान है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम कब, मूल बात आपने याद रख ली है, क्या होता है सर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, ये 1:2:1 के अनुपात में बने हुए कार्बनिक यौगिक है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन और आहार इसका मुख्य स्रोत है, और 55 से 65% तक ऊर्जा हमें इसी से प्राप्त होती है। एक बात और याद रखना पे, 1 ग्राम, अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, मतलब भोजन के रूप में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं, तो इससे हमें 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्या होती है यहाँ पे, 4.2 किलो कैलोरी इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप बात समझ गए, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जरा बात समझने का हम प्रयास करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आप टॉपिक के बीच में लिखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। क्या लिखना आपका पे, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार आपको लिख लेना है। लिखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है। इसके हम प्रकार की बात करते हैं। चलो देखो, प्रकार की बात में कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं सर, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं हम पे, मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट एक ही तरह के तत्वों से बने होते हैं, एक ही तरह के तत्वों से बने होते हैं, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो पहले भी यहां पर लिखना पे, हालांकि हम एक एक करके पढ़ेंगे, लिख लो पहले मोनोसेकेराइड, सेकेराइड क्या मतलब पहला कौन सा होता है आपका पे, मोनोसेकेराइड। दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो ध्यान रखना, जो क्या होंगे, दो मोनोसेकेराइड से बनेगा उसे हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या हो गया, जो कार्बन एक ही तरह के कार्बनिक अणुओं से बनेगा वो आपका मोनोसेकेराइड हो गया। और डाइसेकेराइड से कौन सा हो गया, डाइसेकेराइड से, ठीक है। डाइसेकेराइड से कौन सा हो गया सर बे, जो क्या होगा आपका बे, दो या दो से अधिक, हालांकि वैसे दो से अधिक नहीं होते, दो ही होते हैं, दो मोनोसेकेराइड से बनेगा पे उसे हम डाइसेकेराइड कहेंगे। और जो दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दो से अधिक मोनोसेकेराइड से बनेगा उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं उसका, इसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड्स कहते हैं, ठीक हो गया है, पॉलीसेकेराइड्स। याद रखना, ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, कौन से इंपॉर्टेंट है, मोनोसेकेराइड, ज्यादा से ज्यादा डाइसेकेराइड। पॉली हॉली तो नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे यहां तक भी मुश्किल से ही आता है, अपने यहां तक कर लो। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है, अब मेन इनको देख लेते हैं। यहां तक देख लेंगे, आगे तो फिर ज्यादा कुछ ऐसा खास होता नहीं है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो मोनोसेकेराइड की। किसके हम यहाँ पे मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। तो मोनो का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं सर, ये एक ही प्रकार के कार्बन, लिख लो, ये एक ही प्रकार के जो कार्बन है, ठीक है, एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बनता है। एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से क्या होता है, ये बनता है, ठीक है। एक ही प्रकार कार्बन के अणुओं से ये बना होता है, तो दिक्कत नहीं है। कार्बन के एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है, तभी इसको मोनोसेकेराइड से कहते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं, ये सबसे सरल क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है ये, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, इसे बोलूंगा मैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया, ठीक है। अब सर इसमें यहाँ पे सबसे सरल कहने का मतलब क्या है? भाई सबसे सरल कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मैं कोई चीज खा रहा हूं, ठीक है, अगर उसमें एक ही तरह के अणु है तो उसको तोड़ना आसान है। तो भाई जैसे हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसे हम आगे बात करेंगे, उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया सर क्या होती है? जो हम खाते हैं उसमें से एनर्जी को खींच लेना, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की क्रिया या उपापचय की क्रिया। तो देखो जब एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होगा तो हमारे शरीर को आसानी होगी उसमें से ऊर्जा खींचने के लिए, उसमें से एनर्जी खींचने के लिए आसानी होगी। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? सबसे सरल, क्योंकि एक ही से मिलकर बना होता है, हमारे शरीर को इसमें से ऊर्जा निकालने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सबसे सरल, इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? कुछ एग्जाम्पल बता दो। सर आखिर कौन से ऐसे होते हैं? याद रखना, देखिए मोनोसैकेराइड में आपको एक ही नाम आपके दिमाग में बिठा लेना, अपना एक ही नाम बिठाना आपने, वो आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारे शरीर को इंस्टेंट हमें हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए किसी की भी तबियत खराब होती है, हॉस्पिटल में जाते ही ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। ठीक है, काय के लिए? क्योंकि ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है और क्या देता है? हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, और हमारे शरीर को जल्दी, हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर उससे जल्दी ऊर्जा खींच लेता है। क्या आप बात समझ रही? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला इसमें एक नाम कौन सा आएगा सर? इसमें ग्लूकोज। क्या यहाँ पे? ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं किसका? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो है इससे हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसे शरीर का ईंधन, इसे शरीर का ईंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर इसे शरीर का ईंधन कहते हैं। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज है क्या वास्तव में? वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को भी, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट इसी को माना जाता है, इसीलिए इसे शरीर का ईंधन कहते हैं। और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को भी शरीर का ईंधन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स को भी क्या कहते हैं? शरीर का ईंधन, को भी शरीर का ईंधन कहते हैं, को भी शरीर का ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन किसका पे? मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनील चला के देखिए, इसमें सुनील इसमें चला के देख, शरीर का ईंधन कहते हैं। ठीक है, मगर फोन में चला के देख कह रहा हूं। इसमें है नोटिफिकेशन कैसे नहीं आ रहा? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। LT साइंस के लिए कब से स्टार्ट होगी? इसमें देख फिर, अगर यहाँ पे लॉग आउट होके हो रहा है क्या? लेकिन उस पर भी तो OTP नहीं आ रहा ना, फिर उसमें दिक्कत तो ये है। अगर मैं किसी और, अरे यार अगर मैं इसको इसमें देखिए, दूसरे वाले नंबर पे जो 990 वाला है उससे बोल के देख। ठीक है, देख इसको कौन सा वाला होगी, गैस पे पता नहीं कौन सा होगी, इसमें फिर कोर्स जुड़ा भी नहीं होगा ना। ठीक है, चलो, तो पहला कौन सा? बे ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा सेकंड नाम आप फिलहाल ये भी लिख लो बे। ठीक है, दूसरे नाम देखो फ्रेक्टोज, फ्रेक्टोज। दूसरा कौन सा होता है आपका बे? ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है फ्रेक्टोज। ठीक है, याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको दूसरी भाषा में इसे शर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं? शर्करा। सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जहां मैंने आप कार्बोहाइड्रेट लिखा रखना बे, वहीं पे आप लिख सकते हैं इसे शर्करा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। अब ध्यान रखना एक बात, ठीक है, याद रखना यहाँ पे। अच्छा ऐसी कोई चीज आप मुझे बता सकते हो क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो नेचुरल हमें मिलती है और सबसे मीठी होती है? नेचुरल मतलब जो हम बनाते नहीं है, ठीक है, जैसे गुड़ को हम बनाते हैं, चीनी हम बनाते हैं, लेकिन सबसे सबसे मीठी नेचुरल चीज कौन सी होती है?
क्या आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं क्या, सबसे मीठी नेचुरल चीज कौन सी होती है? ठीक है, जैसे आप लोग गन्ना खाते हैं, आम खाते हैं, सब मीठे होते हैं ना, तो नेचुरल चीजों में सबसे मीठा होता है शहद। सबसे मीठा क्या होता है आपका? शहद होता है। ध्यान रख लेना, फ्रैक्टोज जो है ये शहद में पाया जाता है, इसीलिए फ्रैक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सबसे मीठी शर्करा। शर्करा मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहां पे इसे सबसे सबसे मीठी शर्करा कहते हैं। सबसे मीठी शर्करा ये है। शर्करा किसका नाम है सर? कार्बोहाइड्रेट का। सब कार्बोहाइड्रेट का नाम है, ठीक है ना। शर्करा किसका नाम? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इसे सबसे मीठी शर्करा कहते हैं। और सबसे मीठा है क्या? शहद, इसलिए इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? शहद की शर्करा। इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अब देखो, आप एक बात समझा पे, एक बात समझा पे, इसके अलावा याद रखना, बाकी जितने भी फल होते हैं, फलों में जो मीठापन पाया जाता है उसका कारण भी फ्रैक्टोज ही होता है। ठीक है, आप लिख लो, क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं तो आपको एक पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा। ठीक है, लिख लो, फलों में किसका? मीठेपन का कारण भी क्या होता है सर? आपका फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज ही होता है। फलों में मीठेपन का कारण भी क्या? आपका फ्रैक्टोज। ठीक, चलो अब देखो तीसरा, थर्ड, तीसरा आप नाम लिखना, आप लिखो, उसका नाम लिखो गैलेक्टोज। कौन सा बे? तीसरा लिखो, आप लिखो गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आप यहां पे लिखो तीसरा। ठीक है, गैलेक्टोज क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अन्य जो शर्कराएं होती हैं उनके साथ मिलता है। अभी आपको बताता हूं यहां पे। तो फिलहाल आप ये समझा पे, जितने भी डेयरी उद्योग होते हैं ना, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, मट्ठा, सब में, ठीक है, उनमें गैलेक्टोज पाया जाता है। क्या बना बे? गैलेक्टोज। ठीक है, आपने लैक्टोज का नाम सुना? लैक्टोज का, दूध में लैक्टोज, तभी तो उसको नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। अभी आपका समझाता हूं आगे में, फिलहाल समझाता आपने। जो डेयरी, यहां पर आप लिखना, देखो, ये अन्य शर्कराओं के साथ मिलती है। ठीक है, अन्य शर्करा के साथ मिलती है, मतलब इनके साथ में मिलेगी कहीं जुड़ जुड़ करके। ठीक है, जैसा आप, ये तो आपका फ्रैक्टोज शहद पर सीधे फ्रैक्टोज है। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं, आप ये औरों के साथ में मिलकर होती है, मतलब जहां पे ये होगा वहां पे अकेले ये भाई नहीं होगा, और भी होंगे। ठीक है, अन्य शर्करा के साथ क्या होती है? अन्य शर्करा के साथ मिलती है। दूसरा बात याद रखना बे, जो आपके डेयरी पदार्थ होते हैं, डेयरी पदार्थ, डेयरी उत्पादन, डेयरी जो आपके उत्पाद होते हैं उनमें ये पाई जाती है, यानी कि दूध, दही, मक्खन, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको मोनोसेकेराइड से क्या आपको टाइप्स पता चल गया बे? मोनोसेकेराइड से क्या होता है? एक कार्बन के अणु से मिलकर बने होते हैं, सबसे सरल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और कौन से होते हैं? गैलेक्टोज। ये नाम याद रखना, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और कौन सा बे? गैलेक्टोज। ठीक है, चलो अब हम आते हैं डाइसेकेराइड पे। हम क्या बे? हम आते हैं अब डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मैंने क्या कहा था आपसे? जो क्या होते हैं? दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब सर क्या हुआ भाई? या तो इसमें ये मिलेगा या इसमें ये मिलेगा, ये खुद में मिल जाएगा। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ग्लूकोज। तो जब डाइसेकेराइड बनेगा ना, तो उसमें एक साइड ग्लूकोज तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरे साइड में एक बार ग्लूकोज अपने साथ किसे मिलाएगा? फ्रैक्टोज को मिलाएगा। एक बार ग्लूकोज अपने साथ मिलाएगा गैलेक्टोज को, और एक बार ग्लूकोज के साथ में खुद ग्लूकोज को मिला देगा। वो ज्यादा मीठी शर्करा हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब समझते हैं यहां पे डाइसेकेराइड्स को। ठीक है, लिखो डाइसेकेराइड, लिखो, आप लिखो डाइसेकेराइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक हो गया है, चलो अब क्या हम बात करते हैं, हम डाइसेकेराइड की बात कर रहे हैं। तो डाई का मतलब मैंने क्या बोला? इसमें क्या होगा सर? डाइसेकेराइड, आपको हेडिंग दोबारा लिखनी है, तो मैंने तो लिखा होगा, आपको दोबारा लिखनी है क्या? इसमें क्या होता है? इसमें ये दो मोनोसेकेराइड सेकेराइड, ठीक है, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता ही, मिलकर बनता है। दो मोनोसेकेराइड से मिलकर जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डाइसेकेराइड से बनना
तो एक अलग कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसे कहते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं उसको? इसे सुक्रोज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे सुक्रोज कहा जाता है। अब आप याद रखना पे, उसे हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। अब याद रखना, ये जो सुक्रोज है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिला क्या बनी? सुक्रोज बनी। भाई है तो कार्बोहाइड्रेट ही है तो शर्करा ही, मीठा ही तो होगा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी थी? फ्रक्टोज वाली, सबसे मीठी होती है। इसमें क्या मिल गया? कम मीठा मिल गया। तो भाई एक सबसे मीठा हो गया, एक सबसे कम मीठा हो गया, तो बीच का हो जाएगा ना। तो ये सुक्रोज शर्करा क्या होती है? बीच का, मतलब बहुत ज्यादा ना मीठी ना बहुत कम मीठी होती है। ठीक है, तो सर ये किस में पाई जाती है? याद रखना, इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। गन्ने की शर्करा, ये गन्ने में पाई जाता है। ये किसमें पे? गन्ने में पाया जाता है। अब एक बात समझो, जब गन्ने में पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है गन्ने से बनने वाली जो आइटम है, सर क्या क्या बनता है गन्ने से? और भाई गन्ने से आपको बनता है गुड़, गन्ने से आपको बनती है चीनी, बाकी गन्ने से आपका जो भी बन रहा है, गन्ने का जूस, सब में कौन शर्करा है? सुक्रोज शर्करा है। सब में कौन सी है? सुक्रोज शर्करा, गन्ने की शर्करा इसे कहते हैं। तो भाई गन्ना और गन्ने से बनने वाली जो आइटम है उनमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड में क्या कर रहा हूं? ग्लूकोज में मैं ग्लूकोज मिला देता हूं। ग्लूकोज में ग्लूकोज को जब मैं मिलाता हूं, याद रखना, जब ग्लूकोज में ग्लूकोज मिला देते हैं तब बनता है आपका माल्टोज शर्करा। क्या बनती सर? माल्टोज शर्करा बनती है। कब? जब मैं ग्लूकोज में ग्लूकोज मिला देता हूं। अब देखिए, समझिए यहां पे, ग्लूकोज में ग्लूकोज बनाया, क्या बना? माल्टोज शर्करा। सिर्फ माल्टोज शर्करा कहां होती है? एक बात तो आप भी समझते हैं, देखो ग्लूकोज क्या था आपका? कम मीठा था, ये भी कम मीठा वाला है। कम मीठे आपस में मिल गए तो मीठा लगभग खत्म, ऑलमोस्ट मीठा खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम मीठा, बहुत कम शुगर जिसमें होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं माल्टोज। सर बहुत कम शुगर किसमें होती है? बहुत कम शुगर किसमें होती है? किसमें होती है सर? गेहूं में। इसीलिए जिसे शुगर की बीमारी होती है ना, चावल मना कर देते हैं, काहे के लिए? उसमें क्या होती है ना, उसमें शुगर ज्यादा होती है। गेहूं में शुगर क्या होती है आपकी? कम होती है। तो माल्टोज शर्करा सर किसमें होती है? किसमें होती है ये? गेहूं में। किसमें होती है यहाँ पे? ये गेहूं में। ठीक है, हालांकि देखो जितने भी अनाज होते हैं ना, चाहे वो गेहूं है, चावल है, सब में होती है माल्टोज शर्करा, लेकिन अनुपात के हिसाब से गेहूं में सबसे कम होती है। ठीक है, मतलब गेहूं में कम होती है, बाकी चावल थोड़ी ज्यादा होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं पेपर में, तो ऐसा भी आ सकता है, और आ सकते हैं आप अनाज में। आपसे पूछ लेगा अनाज में कौन शर्करा होती है, तो आप याद रखना माल्टोज शर्करा ही होती है। एक बात और देखो, बाकी इन अनाजों से अब जो भी आइटम बनेगा, अनाज से जो भी आइटम बनेगा, उन सब में भी क्या होती है? माल्टोज शर्करा होती है। बोलेगा रोटी में कौन सा शर्करा है? भाई माल्टोज शर्करा है। ब्रेड में कौन शर्करा है? माल्टोज शर्करा है। भाई बिस्किट में कौन शर्करा है? माल्टोज शर्करा है। सारे आइटम किसे? भाई पिज्जा में कौन शर्करा है? माल्टोज शर्करा है। ठीक है, अब आप ये मत बोलो सर पिज्जा तो इससे बनता ही नहीं गेहूं से। भाई नहीं बनता होगा, जो भी बनता है गेहूं से, गेहूं अनाज से जो भी बनता है, उन सब में क्या होती है? माल्टोज शर्करा। एक मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आती है, जब गेहूं सड़बड़ जाता है, खराब गेहूं जो होता है ना, इसमें कुछ चीजों को मिला करके इससे बनती है शराब। क्या बनाते हैं इससे? शराब बनाते हैं इससे। ठीक है, एल्कोहल वगैरह मिला देते हैं, बाकी थोड़ा फल वल मिला करके क्या बनाते? शराब बनाते हैं। ठीक है, तो शराब में भी माल्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है शराब में? शराब में कौन सी होती है सर? माल्टोज शर्करा। आप लिखो शराब में भी माल्टोज शर्करा होती है। ठीक, चलो अब देखो तीसरा, ग्लूकोज एक साथ चल रहा है, ग्लूकोज में सर मैं क्या मिलाता हूं? मैं ग्लूकोज में पे लैक्टोज। क्या मिला मैंने पे? लैक्टोज। अभी बोल रहा था मैं पे लैक्टोज में पे, ध्यान रखना, सॉरी लैक्टोज नहीं, लैक्टोज तो बनेगा, ग्लूकोज में मेरा क्या बे? गैलेक्टोज। ग्लूकोज में क्या मिलाऊंगा? भाई फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज लिखो, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज में गैलेक्टोज मिला दूंगा, ग्लूकोज में क्या मिला बे? गैलेक्टोज मिला दिया, तो सर क्या बनेगी शर्करा? लैक्टोज। क्या बनेगी? लैक्टोज शर्करा बनेगी। ठीक हो गया, ठीक है, और लैक्टोज शर्करा हम जानते हैं सर किसमें होती है लैक्टोज शर्करा? भाई लैक्टोज किसमें होती है? दूध में। तभी तो उसकी शुद्धता मापने के लिए, शुद्धता मापने के लिए हम क्या करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाई लैक्टोज शर्करा किसमें होती है आपके यहाँ पे? दूध में होती है। कोई दिक्कत नहीं किसी का पे, आपको बात समझ आ गई है? तो क्या आपको डाइसैकेराइड आपको समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में
आ जाने चाहिए। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में कुछ नहीं पढ़ना होता भैया, इसे प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें सर क्या होगा, ग्लूकोज में फ्रैक्टोज मिलेगी, फ्रैक्टोज में सुक्रोज मिलेगी, सुक्रोज में फिर ग्लूकोज मिलेगा, फिर गैलेक्टोज में। भाई इतना तो हमारा एग्जाम में मिला ही नहीं रहा है, तो हम काहे को मिला है, बस ध्यान इतना रख लेना। देखो यहां तक की जो शर्करा होती है ना, ये जो शर्करा होती है ना, ये जो मीठापन होता है, ये पानी में घुल जाता है। ठीक है, याद रखना, जितनी ज्यादा मीठी चीज होती है ना, वो पानी में उतनी कम घुलती है। शहद पानी में बहुत कम घुलता है, शहद कम घुलता है, उससे भी कोई और मीठी चीज होगी वो और शहद कम घुलेगा। अब सोचो, जब मैंने बहुत सारी ये सुक्रोज, बहुत सारी शर्करा को मिला दिया, तो एक बहुत मीठा पदार्थ जो बन जाएगा, वो फिर जल में घुलनशील होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, जो पॉलीसेकेराइड है ये जल में अघुलनशील होते हैं। भाई इनके बारे में एक बात लिख लो, ये जल में क्या होते हैं सर? अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। एक बात आप ये लिख लो, बस हो गया, यहां और कुछ करना नहीं है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, भाई एक बात तो मुझे पता ही है, ये क्या होते हैं? अनेक प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। अनेक मोनोसेकेराइड होते हैं, ये तो खाली दो मिल, ये अनेक मोनोसेकेराइड से मिलके बनते होते हैं, और ये शर्करा बहुत मीठी हो जाती है, और ये जल में घुलनशील नहीं होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इससे आगे आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो, तो कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गया है, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो, अब मैंने आपसे अभी कहा था, मैंने कहा था ऊर्जा प्रदान कराने वाले जो हमारे पास पोषक तत्व हैं, उसमें पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर दूसरा क्या होता है? वसा। हेडिंग लिखो, वसा की बात करते हैं। किसके यहाँ पे? हम बात करते हैं वसा की। याद रखना, इस वसा को ही लिपिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको लिपिड कहते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिकनाहट, चिकनाहट, चिकनाहट इसका मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, जो भी चिकनी चीजें होती हैं, इसका मतलब ये होता है। एक बात समझो, यहाँ पे जो वसा होती है, वसा जो होती है, ठीक है, वसा हो गया है। एक बात मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना भूल गया था क्या? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वसा जो आपका बे, वसा भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इनका ज्यादा कोई रोल नहीं है ना, इनका ज्यादा कोई रोल नहीं है। याद रखो, रख लेना, ये आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला किसका? वसा का। क्या था बे? CHO। क्या था बे? CHO। इसमें अनुपात वगैरह कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, CHO इसका फॉर्मूला होता है किसका? वसा का। दूसरी बात, वसा जो है हमारे शरीर को, वसा हमारे शरीर को, मैंने आपको बताया था 20 से 30% क्या देती सर? ये ऊर्जा प्रदान करती है। 20 से 30% हमारे ऊर्जा प्रदान करती है। एक बात और दिखा बे, जब हम 1 ग्राम, हम जब यहाँ पे 1 ग्राम हम क्या लेते हैं? वसा लेते हैं, तो 1 ग्राम वसा से हमको 9.3 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी हमें क्या मिलती है? इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बात समझ आ गई है? एक बात समझो, दिखा बे, हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? 55 से 65% किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर मैं प्रति ग्राम की बात करूं, प्रति ग्राम में उससे कितनी मिल रही थी? 4 पॉइंट समथिंग कुछ था ना। ठीक है, फिर अब लगभग अब उसकी कितना? 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 था, ये कितना है? 9.3। इसका मतलब सर क्या हो गया? याद रखने का, अगर मैं प्रति ग्राम में ऊर्जा की बात करता हूं, तो मुझे वसा से ज्यादा मिलती है। वसा से मुझे क्या मिलती है? ज्यादा। प्रति ग्राम में इससे ज्यादा मिलती है, लेकिन ओवरऑल हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही ज्यादा वसा मिलती है। क्या आपको बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा एक बात समझ देखा पे, ये जो वसा है ना, ये जो वसा है, ये वसा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर ये वसा? 3 प्रकार की होती है। जरा मैं उसे भी समझ लेता हूं। कितनी सर ये वसा? 3 प्रकार की। मैं इसे 3 भागों में यहां पे डिवाइड करता हूं, 1, ठीक है, 2 और ये 3। ठीक हो गया है? इनको आप इसी के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना नहीं। देखो, पहली जो वसा होती है ना, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। एक्चुअली वसा का मतलब क्या? फैट, फैट मोटापा, फैट। ठीक है, पहली जो होती है हमारे उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। दूसरी जो होती है इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरी जो होती है इसे हम बोलते हैं ट्रांस फैट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस फैट। हिंदी में इसे हम कहते हैं संतृप्त वसा। क्या बोलते हैं सर इसको? संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट।
दूसरी होती है आपकी असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ठीक है, असंतृप्त वसा, ठीक, मतलब क्या सर यहां पे अनसैचुरेटेड फैट। तीसरी होती है ट्रांस फैट, क्या होती है तीसरी, ट्रांस फैट, ठीक है, ट्रांस फैट को हिंदी अंग्रेजी दोनों में है ट्रांस फैटी कहते हैं। आप जरा एक बात समझो पे, सर ये होता क्या है, एक बात समझ लो, देखो तीन तरह की आपकी वसाएं हैं, तीन तरह की चीजें हम यूज कर रहे हैं, हम खाते हैं, याद रखना। संतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए खराब होती है, संतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए खराब होती है, लेकिन असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ट्रांस फैट जो है ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा खराब होता है। सबसे खराब जो है वो ट्रांस फैट होता है। कोई दिक्कत है आपका पे, ठीक है। आप जरा एक बात समझो पे, सर ये खराब होने का मतलब क्या है, मतलब खराब होने से मतलब क्या है, देखिए जब हमारे शरीर में सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में बढ़ जाता है, सर कैसे बढ़ता है ये सैचुरेटेड फैट, ये बढ़ता है कुछ चीजों खाने से। कौन चीज पे, जैसा आपका है मक्खन, मक्खन आपने ज्यादा खा लिया तो आप सैचुरेटेड फैट जो है ज्यादा खा रहे हैं। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मोमो आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं डालडा, आप खा रहे हैं डालडा, ठीक है। मतलब ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं ये सैचुरेटेड फैट को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती है, सैचुरेटेड फैट को ये बढ़ाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपना बे मेरे हिसाब से अपना बे दिक्कत नहीं होती है। मोमो हटा दो यहां से, मोमो हम उधर लिखेंगे, यहां लिखो आप मांस, मांस होता है ना, मोमो हटा दो यहाँ पे, लिखो मांस यहाँ पे, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट किसमें आप, मक्खन, पनीर, मांस और डाल्डा, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। हम इसको जब एक्सट्रीम लेवल पे यूज करते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। अब देखो समझा पे, एक बार समझा पे, सर खराब होने का मतलब क्या है, खराब होने का मतलब यह है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सर किसकी मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ठीक है। इसकी ज्यादा होने से, संतृप्त वसा के ज्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल, लिखो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। सर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हमारी जो नसें हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। ये फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। सर ये फ्लो कम होने से क्या होता है, अगर ये फ्लो कम होते होते बिल्कुल बंद हो गया तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाता है और वो नस ब्लॉक हो जाती है और इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और इंसान मर जाता है। कैसे मरा, सैचुरेटेड फैट से, मक्खन खाने से, पनीर खाने से, मांस खाने से मर गया। क्लियर हो गया, ठीक है। क्या बढ़ गया सर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका क्या बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक। सर ये क्या हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए लेकिन हमें थोड़ा सही मात्रा में इसे खाना चाहिए। अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी कौन सा हमें, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, ये तो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। अच्छी होने का मतलब क्या है सर, अच्छी होने का मतलब ये है भाई ये क्या करेगा, जो हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है ना, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर निकालेगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ा देगा। भाई संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा क्या करती है, जो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बुरा जो आपका पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आपका यहां पे, इसे क्या करती है, इसे बढ़ा देती है। लेकिन सॉरी, इसे ये क्या करती है, घटा देती है, घटा देती है। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे क्या करती है, बढ़ा देती है। कोई दिक्कत नहीं आपका पे, ठीक है। अब सर ये होता कहां है, सर ये होती कहां है, याद रखना जो असंतृप्त वसा है इस ये आपको मिलेगी, एक तो आपको मिलेंगी मूंगफली में, कहां मिलेगी, मूंगफली में, ठीक हो गया है। इसका मतलब सर मेरा बैलेंस कैसे होगा, अगर भैया मीट खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत मूंगफली खा लो तो शायद ये बैलेंस हो सकता है। क्लियर, ठीक है।
इसके अलावा मूंगफली से हम मूंगफली का तेल निकालते हैं, मूंगफली के तेल से भी असंतृप्त वसा जो है वो उसमें ही पाई जाती है। हम अपने खाने में मूंगफली का तेल प्रयोग कर सकते हैं, उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम इनको सब जब ऐसा है तो हम खाते क्यों नहीं इनको? दो कारण है, एक तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बचपन से आदत नहीं ना, हमारे जीभ को स्वाद नहीं है इसका अच्छा लगता, और दूसरा ये महंगा होता है, इसलिए हम इनको नहीं खाते। ठीक है, दूसरा सर, और सर कहां मिलता है संतृप्त था? दूसरे नंबर पे ये मिलता है जैतून के तेल में। कौन सा? जैतून का तेल। जैतून का जो तेल है ना, इसमें भी असंतृप्त है। इसके अलावा आप जो काजू खाते हैं, आप जो बादाम खाते हैं, इसमें भी असंतृप्त वसा होती है, अच्छी वसा होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलो अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांस फैट। इसके बारे में तो बात करने की हमें, ठीक है, इसके बारे में हमें बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात करनी भैया? ये सबसे बुरा होता है। ये क्या था बे? ये हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? बुरे कोलेस्ट्रॉल को, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, इसे ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, और अच्छा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है, अच्छा मतलब कोलेस्ट्रॉल है, इसे ये क्या करता है, बहुत जल्दी खत्म कर देता है। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा कौन करता है, कौन आदमी है जो ऐसा करता है? भाई ऐसा करता है जंक फूड। ऐसा कौन करता है? जंक फूड। और हम इसी को ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ये टेस्टी होता है। ये क्या होता है? ट्रांस फैट आपका बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसा आप बर्गर खाते हैं, मोमो खाते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं बर्गर, मोमो, चाउमीन, टिक्की, जितनी भी आपका जंक फूड होते हैं ना, उन सब में ट्रांस फैट पाया जाता है। यहां तक कि स्वाद बढ़ाने के लिए, ताकि आप ज्यादा खाओ, इसलिए जो आपके पैकेट वाली चीजें, नमकीन, कुरकुरे, ठीक है, लेज, उन सब में भी ट्रांस फैट पाया जाता है। आप उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, आप पढ़ना। ठीक है, आप देखोगे कुरकुरे के नीचे लिखा होगा ट्रांस फैट कितना होता है सर? 0.1 मिलीग्राम ऐसा लिखा होता है। ठीक है, मतलब उन सब में ट्रांस फैट पाया जाता है। क्या करने के लिए? स्वाद को बढ़ाने के लिए। आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट फैट कौन सा होता है, हालांकि क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए है, पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ट्रांस फैट। क्या बताओगे आप? ये ट्रांस फैट आप बताओगे। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो वसा आपको पल्ले पड़ गई है? मेरे हिसाब से तो वसा आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा एक बात और समझो, देखो यहाँ पे एक बात और समझो। ठीक है, ये वसा जो है, ये वसा करती क्या है, इसका काम क्या होता है? वसा का काम क्या होता है? ये जो जितनी प्रकार की वसाएं हैं, इनका काम क्या होता है? देखो यहाँ पे एक बात तो सिंपल समझ लो। वसा का पहला काम तो आप जानते हो भाई, ऊर्जा हमारे शरीर को देना। भाई ऊर्जा देने वाला तो था, ये दो आइटम थे ना ऊर्जा देने वाले, एक कार्बोहाइड्रेट, एक वसा। तो पहला काम तो इसका क्या है? हमारे शरीर के देना पे ऊर्जा देना। ऊर्जा देना इसका मेन काम है, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा देना इसका मेन काम है। एक काम तो इसका ये है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, ये जो वसा होती है ना, ये हमारी जो ये स्किन होती है ना, स्किन मतलब त्वचा होती है, त्वचा के नीचे वाली जो परत होती है ना, त्वचा के नीचे ये एक लेयर के रूप में लगी रहती है। किसमें लगी रहती है? ये एक लेयर के रूप में ये लगी रहती है। कहां? हमारे त्वचा के नीचे। एक बात समझो, देखो पे, अब ये लेयर जितनी मोटी होगी, ठीक है, त्वचा के नीचे की लेयर, वसा वाली यानी फैट वाली लेयर जितनी मोटी होगी, ठीक है, उस आदमी को जितना आप मारोगे ना, आप मारोगे, उसे उतनी कम चोट लगेगी। उसे उतनी कम का मतलब क्या है? जो आदमी पतला होगा उसके सीधे हड्डियों में लगेगी। कहां लगेगी सर? उसके लगेगी सीधे हड्डियों में। उसके लगेगी सीधे हड्डियों में, उसके सीधे हड्डियों में लगेगी। जबकि जबकि क्या होगा? उसके हड्डी में लगेगी। जबकि जिसके फैट ज्यादा है तो भाई उसे चोट कम लगेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वसा क्या करती है? हमें बाहरी चोट यानी आघात से बचाती है। क्या करती है सर? ये बाह्य आघात, बाह्य आघात से क्या करती है? हमें ये बचाती है, बाह्य आघात से बचाती है। क्या? कौन सा में? हमारी वसा। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत। एक बात आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बना हो, ये यहां पे, जिसके शरीर में ज्यादा फैट होता है ना, उसे पानी की प्यास कम लगती है। याद रखना, मोटे लोगों को पानी की प्यास कम लगती है, ठीक है, पतले लोगों को पानी की प्यास ज्यादा लगती है। ठीक है,
किस कारण की वजह से? इस वसा की वजह से। ध्यान रखना, जो ऊंट होता है ना, ऊंट का जो कुबड़ होता है, ऊंट की कुबड़ में वसा भरी रहती है, ठीक है। इसीलिए ऊंट को प्यास बहुत कम लगती है। ऊंट महीनों महीनों तक बिना पानी पिए रह लेता है। किस कारण की वजह से? उसके उसके कुबड़ में पाई जाने वाली वसा की वजह से, ठीक है। तो आप लिख लो, देखो यहाँ पे, ऊंट के कुबड़ में, ऊंट के कुबड़ में क्या होती है सर? वसा। ऊंट के कुबड़, क्वेश्चन आया ध्यान रखना, ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट समझ आ गई है, आपको वसा समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं, फटक से लिखो प्रोटीन, ठीक है। अब हम उधर वाले में आ गए हैं। प्रोटीन कौन सा वाला है सर? प्रोटीन कौन सा वाला है सर? प्रोटीन तो आपका हो गया मरम्मत वाला और वृद्धि वाला। मरम्मत वाला और कौन सा हो गया? ये वृद्धि वाला हो गया, ठीक है। हेडिंग लिखो फिर आप, सेकंड वाले आ गए। कौन सा वालेगा आपका? मरम्मत, ठीक है। हमारे शरीर का निर्माण, सीधे लिखो निर्माण, है ना। निर्माण और कौन सा वालेगा? मरम्मत ना, ठीक है। लिख लो निर्माण, निर्माण और कौन से हो? मरम्मत वाले, मरम्मत वाले, ठीक है। और निर्माण और मरम्मत वाले हैं कितने? दो है। एक क्या है सर? एक है आपका प्रोटीन और दूसरे क्या आपका पे? जल, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रोटीन। देखो, जब मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, जब मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो एक चीज तो आपको पता हो जानी चाहिए है। कल भी आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं। कल आपको बताया था, फटक से बता देता हूं, ठीक है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। मैंने कहा था, देखो बे, मैंने आपसे कहा था बे, हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे? यहाँ पे कोशिका से, ठीक है। कोशिकाएं क्या होती है सर? दो प्रकार की। एक कौन सी होती है? एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक कौन सी होती है सर? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी होती है, बड़े जीव जंतु में होती है, जबकि ये जीवाणु और शैवालों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है। इस धागे जैसी संरचना को हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए। डीएनए का जो एक हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं जीन। और जीन जो बना होता है, ये बना होता है आपका प्रोटीन से। जीन किससे बनता है? जीन बनता है आपका प्रोटीन से। जीन किससे बनता है सर? प्रोटीन से बनता है। और याद रखना, प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है चार तत्वों से। प्रोटीन बनता है चार तत्वों से। कौन सा सर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। किससे बनता है सर? ये चार तत्व से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और कौन सा? पे कार्बन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक बात में देखो, अभी आपको ध्यान रखना भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने अभी क्या बोला था? कार्बोहाइड्रेट। तो भाई ये तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट? यौगिक। ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गए कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब इस कार्बोहाइड्रेट में ये नाइट्रोजन भी मिल जाता है ना, अब इसे हम कहते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? अमीनो अम्ल। कल आपको समझाया था, इसलिए स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल क्या होता है सर? एक अमीनो अम्ल होगा तो उसमें तो ये चार ही तत्व होंगे, लेकिन जब 20 अमीनो अम्ल मिल जाते हैं आपस में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ये मैंने आपको कल समझाया था। अब धुआंधार तरीके से आगे निकल जाता हूं। अब मैं धुआंधार तरीके से आगे निकल जाता हूं। यहां तक मैंने आपको कल ये बता रखा था, किसमें? जीन टेक्निक के अंदर, ठीक है। अब देखो समझा पे, तो इसका मतलब सर ये जो आपका प्रोटीन है, जो आपका प्रोटीन है, सर प्रोटीन क्या होता है? सर ये प्रोटीन क्या होता है? आपसे कोई बोलेगा तो इसका सूत्र बताओगे, CHO और N। याद रखना, आपसे पूछेगा निम्न में से प्रोटीन का तत्व कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता, सल्फर नहीं होता। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में बहुत बार आता है कि प्रोटीन का तत्व कौन सा नहीं है। चार इसमें से, तीन इसमें से होंगे, एक अलग से होगा, याद ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, प्रोटीन सर क्या होते हैं? 20 अमीनो अम्ल। किससे मिलकर बनाते हैं? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अभी आरएस में पूछा गया था, ये मैंने आपको कल ही बताया था, आरएस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर प्रोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर का निर्माण करना एंड वृद्धि करना, और क्या करना सर? विकास करना, और क्या करना सर? मरम्मत करना। क्या करना सर? मरम्मत करना। ये सब किस काम है? प्रोटीन के काम है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बात करते हैं सर, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन कहां होता है? सर्वाधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। किसमें होता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सर कितना होता है? 46%। सॉरी 42%। किताब में 42% किसमें होता है? सोयाबीन में
सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सर सेकंड नंबर पे किसमें होता है? मूंगफली में। मूंगफली, ठीक है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? हाँ, मूंगफली, मूंगफली में सेकंड नंबर पे सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं? सोर्स क्या होते हैं? देखिए प्रोटीन मांस में प्रोटीन होता है, मांस में। हालांकि देखो ये आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड है, ये मांस सैचुरेटेड होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी होता है, तो हमें थोड़ी मात्रा में तो हमें खाना चाहिए है, ठीक है। मतलब अब मैं मांसाहारी शाकाहारी में उनकी बात नहीं कर रहा हूं यार, है ना, मैं उससे परे में भी ये बायोलॉजी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मांस है इससे हमें क्या मिलता है? मांस हमें क्या मिलता है बे? ये हमें संतृप्त वसा मिलती है, सैचुरेटेड फैट में मिलते हैं इसमें, मतलब ज्यादा अच्छा तो है नहीं, लेकिन शरीर में वृद्धि और निर्माण के लिए थोड़ा सा आवश्यक आप कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकमात्र स्रोत यही है भाई, कोई इसे मांस नहीं खाता है इससे मतलब ये थोड़ी उसका वृद्धि विकास नहीं होगा, थोड़ा और भी तो आइटम है, ठीक है। और आइटम फिर कौन से हैं? जो विभिन्न प्रकार की अभी दालें होती हैं, दालों में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है देखो आपने, दूध में बहुत प्रोटीन होता है, दूध में बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन ज्यादातर ज्यादा प्रोटीन क्या है? मांस, अंडा, मांस, अंडा, मछली, इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जब हम मछली में सब बहुत प्रोटीन होता है, तब हम क्या कहते हैं ना, जब प्रोटीन के साथ में हम प्रोटीन वाली चीज, ये प्रोटीन के साथ में हम जब क्या कर देते हैं, प्रोटीन वाली चीज खा लेते हैं ना, ये तो हाइपर प्रोटीन हो जाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिक मात्रा हो जाती है और हमारे शरीर में सफेद सफेद चकत्ते निकल आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है? सफेद सफेद चकत्ते निकल आते हैं, हाइपर प्रोटीन हो जाती है। इसीलिए कभी भी मछली के साथ में दूध या अंडे के साथ में दूध, मांस के साथ में दूध नहीं खाते हैं। हालांकि तो आप अंडे के साथ में दूध तो खा लेते हैं, बट नहीं खाना चाहिए है, मतलब अवॉइड करना चाहिए। हालांकि देखो इनमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है, अब मात्रा भी तो होती है ना, देखो किसी मछली में ज्यादा है, अब दाल में तो दाल में कमी होती है, दाल में कम, दाल के जब हम दाल भात खा लेते हैं या दाल रोटी खा लेते हैं उसके बाद तो फिर आधे घंटे हम दूध पीते हैं, रात को रोज पीते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, मतलब इसमें भी। लेकिन मछली में क्या होता है ना, ज्यादा होता है, तो मछली के सामने दूध नहीं पिया जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाती है आपका बे बीमारी, कौन सी? कुष्ठ रोग आप उसे कह सकते हैं, वो चकत्ते वाली बीमारी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, तो इनमें क्या होता है आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या आपके बात समझ में आ गई है? अब देखो समझो, ये प्रोटीन का काम क्या है? ये प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का निर्माण करना, वृद्धि करना, विकास करना, मतलब लंबाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना, ये सब काम है ना इसके। अगर सोचो लंबाई लंबाई बढ़ गई लेकिन मोटाई नहीं बढ़ी, भाई ऐसा हो रखा है, पतला ऐसे डंडे जैसा हो रखा है, बात पहले बढ़ गई, या फिर लंबाई भी नहीं बढ़ी, मोटाई भी नहीं, है भी इतना सा और है भी डंडे जैसा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसे कहते हैं कुपोषण। इसे क्या बोलते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण सर कैसे होता है हमारे? कुपोषण कैसे होता है? प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है? कुपोषण हो जाता है, याद रखना। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है उसे दूध दिया जाता है। दूध, दूध एकमात्र ऐसा आइटम है, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। इसीलिए दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है और बच्चा ग्रोथ ज्यादा करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है? सोयाबीन में। तो डब्बे वाला दूध होता है ना, वो सोयाबीन से ही बना होता है, इसलिए डब्बे वाले दूध पिए हुए बच्चे ना जल्दी बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डब्बे वाले दूध पिए बच्चे फटाफट बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इतनी बात समझ आ गया अपना बे? बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। डब्बे वाला दूध लंबाई चौड़ाई तो बढ़ा देता है, लेकिन डब्बा ही बना देता है। बना क्या देगा? डब्बा बना देगा। डब्बे वाला दूध होता तो अच्छा, जल्दी बढ़ जाएगा, प्रोटीन ज्यादा है ना, प्रोटीन ज्यादा है ना, ठीक है। अगर डब्बे पिए वाले बच्चे को कहीं चोट लगे, कट पड़ गया, तुरंत सही भी हो जाएगा। डब्बे वाला दूध पी रहा है, प्रोटीन ज्यादा पी रहा है, तुरंत मरम्मत कर देगा। लेकिन विकास के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्या बना देगा? डब्बा बना देगा, ठीक। चलो, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, मां का दूध ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक। चलो, हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं, मैंने जो बोला आपका बे, इसकी कमी से क्या होता है आपका? कुपोषण। ये जो कुपोषण है ना, ये जो कुपोषण है, ये जो आपका कुपोषण है, ये कुपोषण दो तरह से देखने को मिलता है। क्या बे? कुपोषण दो तरह से ये देखने को मिलता है, ध्यान रखना। एक तरह का जो कुपोषण है, दो तरह के दिखा बे। एक को बोलते हैं क्वाशियोर, ऐसे लिखो आप, लिखो, एक लिखो आप, लिखो क्वाशियोर, ठीक है, क्वाशियोर, क्वाशियोर कोर, क्वाशियोर कोर, ठीक है। एक क्या बोलते हैं? एक को क्वाशियोर कोर, ठीक है। क्वाशियो कोर या क्वाशियो कोर या क्वाशियोर कोर, जो भी है,
एक हमारा क्या होता है क्वासियोकोर, और दूसरा होता है हमारा पे मेरास्मस। क्या होता है सर? मेरास्मस। ये दोनों ही क्या है? कुपोषण है। ठीक है, अब होता क्या है सर, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है ना, ये होता है बच्चों में। ये क्या होता है? ये बच्चों में, अगर बच्चों में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है तो उनमें जिस तरह का कुपोषण देखने को मिलेगा वो क्वाशियोकोर प्रकार का दिखेगा। मतलब सर क्या होगा, उनकी मानसिक विकास है ना, वो नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाएगा, मानसिक वृद्धि नहीं होती है। और वो बाकी पतला तो होगा ही होगा, पतला तो होगा, लेकिन पतला होने के साथ में बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। सर क्या बन जाएगा? कोई मिल गया क्या? रोहित बन जाएगा। जो कोई मिल गया मूवी है ना, उसका रोहित बन जाएगा, यानी कि ऋतिक रोशन बन जाएगा। ये बात पल्ले बैठ गए। तो ऋतिक रोशन जैसी बीमारी को क्या बोलते हैं? क्वाशियोकोर। ठीक हो गया? ठीक है, बचपन से ही कमी हो गई किसकी? कुपोषण की। हालांकि उसमें मूवी में तो रीजन अलग सा दिखा रखा था, वो एक अलग मैटर है। ठीक, चलो अब देखो समझा भी। तो इसमें क्या होता है, बुद्धि का विकास क्या होता है, इसमें रुक जाता है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। किसमें होता है सर? ये बच्चों में होता है, ध्यान रखिए। जबकि ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चा बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे का इसमें जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। वृद्धि तो इसमें नहीं होगी, लेकिन इसमें पेट जो है ना, पेट ये फूल जाता है, पेट फूल जाता है। इसमें क्या होता है, पेट जो है वो फूल जाता है। कोई दिक्कत नहीं आपका? ठीक है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, इसमें क्वाशियोकोर में ही बच्चों में होता है, मानसिक वृद्धि रुकती है, इसके साथ में पेट फूल जाता है। इसमें लिखो पेट क्या होता है, इसमें फूल जाता है। ठीक है, और अब रोहित का पेट नहीं फूला था, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, चलो, तो क्वाशियोकोर प्रकार का, और इसी बीमारी को ना, इसी को एक दूसरा नाम पता क्या देते हैं? इसी को बोलते हैं सूखा, सूख गया बच्चा, सूखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसका? बे सूखा। अब देखा बे, दूसरा आपका मेरास्मस। कौन था बे? मेरास्मस दूसरा है। सर ये मेरास्मस क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वजन जो है ना, वजन वो बहुत तेजी से कम होता है। वजन क्या होता है ना, बहुत तेजी से कम होता है। वजन क्या होता है इसमें? बहुत तेजी से कम होता है। इसे भी एक तरह का सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, और दोनों क्या है? ये कुपोषण है, कुपोषण है दोनों। और किससे हो रहे हैं ये दोनों? प्रोटीन से हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बात आपको पल्ले पड़ गई है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम आज की आखिरी बात करते हैं, लिखते हैं शरीर निर्माण के लिए जो दूसरा तत्व हमारा कारगर था, कौन था बे? जल। जल के बारे में 2 आइटम लिखने होते हैं, 2-3 आइटम लिख लो फटाफट से जल के बारे में। ठीक है, लिखो जल। आज हम इसे यहीं तक रखेंगे, इससे आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलो लिखो जल के बारे में हम बात कर लेते हैं। चिंता करने का नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतना रिवीजन करते चलो। ठीक है, मैं भी जानता हूं आप आज तक क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब जिन चीजों को आप पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे हिंदी उत्तराखंड की पढ़ते आ रहे हैं ना आप, मुझे पता है आप क्या पढ़ते आ रहे हैं आज तक। ठीक है, इसलिए उन चीजों मैं ऐसा नहीं कर, उनको भी पढ़ाया जाएगा, वो सब भी पढ़ाए जाएंगे, बट पहले इनको जिन्हें हम छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, हम उन पे काम करें। ठीक है, बाकी देखो वाली जो क्लासेस है वो आपको एक साइड से तो आपको मिल ही रही है, बाकी उनकी जो वैसे वाली क्लासेस, ठीक है, मैराथन टाइप क्लासेस, वो मैं आपको बाद में दूंगा। मतलब लंबी क्लासेस पढ़ाएंगे, है ना, जल्दी हम यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो 4 सब्जेक्ट भी हम धड़ाधड़ से खत्म करेंगे। चिंता नहीं करने का, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलो घबराने का नहीं है, बट जितना पढ़ा रहा हूं उतना डेली का डेली याद करना। एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं, याद रखना, सिलेक्शन ना तो पढ़ने से होता है, ना पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ना ही सिलेक्शन होता है रिवीजन करने से, और रिवीजन करने से सिलेक्शन नहीं होता। काहे के लिए? क्योंकि हम जब गलत तरीके से रिवीजन करते हैं उससे भी सिलेक्शन नहीं होता। कैसे सर? जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा आज मैं पॉलिटी रिवाइज करता हूं, आज आपने पूरा सुबह 6 बजे बैठे, शाम तक आपने सारी पॉलिटी पढ़ डाली, आपने कहा मेरा एक रिवीजन हो गया। अगले एक हफ्ते बाद फिर उठे, आपने कहा मैं फिर से पॉलिटी याद पढ़ता हूं, आपने सारी पढ़ डाली, फिर एक महीने बाद सारी पढ़ डाली। इस तरह से अगर आप 100 बार भी पढ़ लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। रिवीजन का मतलब पहले पेज में लिखी हुई जो बातें है ना, वो जब तक मुझे याद नहीं है, अगर मैं उस पेज को पलट रहा हूं तो अपने आप को मेरिट से मैं बाहर कर रहा हूं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको याद करना। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन ना पढ़ने से होता है ना रिवीजन करने से। कैसे होगा सर? केवल और केवल याद करने से। वो एक अलग बात, अगर आप ठीक तरह से रिवीजन करते हैं तब आपको याद होगा। ठीक, चलो अब आप जल की, किस तरह हम अब जल की बात करते हैं। देखो जल के मतलब इसमें आप दो तीन बात ध्यान रखें। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का लगभग
65 से 70% भाग जो है वो जल से ही बना होता है। 65 से 70% भाग किससे मिलकर बना होता है? जल से ही बना होता है। सर ये जल करता क्या है? ये जल हमारे शरीर में ताप, टेम्परेचर को ये नियंत्रित करने काम करता है। ताप को क्या करता है सर? ये नियंत्रित करने का काम करता है। ताप को ये नियंत्रित करने का काम करता है। और एक बात ध्यान रखना, और एक बात ध्यान रखना, जल, ठीक है, क्या करता है? ताप को नियंत्रित करता है। इसीलिए तो क्या होता है, किसी को गुस्सा आता है तो पानी पिला देते हैं। पानी पी, पानी पी, काय के लिए? ताप को कंट्रोल करने के लिए, ठंड पाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर एक बात सुना, जल में क्या होता है ना, जल से हमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिलती है, 0 कैलोरी। क्वेश्चन बना हुआ है, 0 कैलोरी क्या होती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कितना अच्छा होता अगर जल से हमें एनर्जी मिलने वाली होती, तो क्या होता, एनर्जी हम जल से लेते, खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं होती, लड़ाई झगड़ा बंद, सब कुछ खत्म। मारामारी किसकी है? खाने की है। भाई पानी तो फ्री में मिल जाता, लेकिन भाई ये प्रकृति है, देखो इससे हमें नहीं मिलती है क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा, लड़ाई किसकी है? सब ऊर्जा की। लड़ाई किसकी है इस दुनिया में? इस दुनिया में लड़ाई केवल केवल ऊर्जा की लड़ाई है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज हम यहां तक पढ़ लिया है, इसके आगे हम अगले काम पढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक जरूर करना, चैनल नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, शुक्रिया।